बहुत पूरा लंबा खासा इतिहास है। यदि अपन बात करें तो प्लासी के युद्ध में 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के बाद में, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और इस विजय के बाद में लगभग अंग्रेज भारत में मजबूत होते गए थे। तो 1757 से और 1857 के मध्य लगभग 100 वर्ष का टाइम था। और इस 100 वर्षों में लगभग अंग्रेजों की सत्ता डायरेक्ट इनडायरेक्टली मुख्य रूप से भारत में स्थापित हो चुकी थी और एक मजबूत केंद्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी शक्ति उभर कर आ चुकी थी। अब ये क्या, जब 1757 में प्लासी का युद्ध जीता और उसके बाद छोटे मोटे राज्यों को अपने अधीन करने लगे, तो धीरे धीरे ये अपने नीतियां भी थोपने लगे थे। और वो नीतियां चाहे आर्थिक हों, चाहे प्रशासनिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, अलग अलग तरह की नीतियां वो बनाकर जो छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, अपनी जरूरतों के हिसाब से उन पर थोप देते थे और उनको मानना पड़ता था। एक सबसे बड़ा जो अपन देखें कि क्यों ये 1857 का विद्रोह, ऐसा नहीं तत्कालिक कारण पे अपन बाद में आएंगे। पहले कोई भी चीज अपन भी समझते हैं कि एक कारण से कोई भी चीज अचानक से इतना बड़ा रूप नहीं ले सकती, धीरे धीरे चीजें पनपती हैं। तो किसी के मन में, किसी सत्ता के मन में या किसी सत्ता के विरुद्ध जब लोगों के मन में एक साथ विरोध नहीं उपजता, वो धीरे धीरे उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके नियमों के खिलाफ, उनकी कार्यशैली के खिलाफ धीरे धीरे विद्रोह होता है। आज भी जो अपन देखते हैं, तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, लगातार विरोध तो होते ही है, विरोध तो होते ही है, धरना प्रदर्शन तो होते ही है, ये तो आज भी बंद नहीं होते। तो सत्ता का जो केंद्र होता है उसका विरोध कहीं कहीं होता है। और उसका मुख्य कारण होता है कि जो उनके नियम होते हैं जो कहीं उनके अनुकूल नहीं होते, कहीं परिवर्तनकारी चीजें होती हैं, तो विद्रोह स्वाभाविक है या विरोध स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ विद्रोह या क्रांति कहेंगे अपन जैसे, वो अलग तरह का था। यहाँ किसी भी एक समाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट था देश। उस समय चीजें जरूरतों से ज्यादा ये घर करने लग गई थी कि कहीं ये जो अंग्रेज या विदेशी भारत में राज्य स्थापित किया है, भारत में अपना शासन जो चला रहे हैं, ये धीरे धीरे पूरे भारत को ईसाई बना देंगे। एक तो हिंदू धर्म को लेकर भी ये था, और जो एक राजा वर्ग था, गरीब वर्ग था, जो उनकी आर्थिक नीतियां या उनके जो सुधार थे, उन तक कहीं न कहीं उनके धार्मिक हित प्रभावित हो रहे थे। और उसके पीछे भी ये कारण था कि 1857 की क्रांति का जनन हुआ। सबसे पहले अपन देखें कि 1857 की क्रांति धीरे धीरे कैसे पनपी, है ना। सबसे पहले राजा, कहीं कहीं चाहे 1857 की क्रांति में इन्होंने हाँ, चाहे इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को साथ दिया, लेकिन इनकी भी इच्छाएं दबी हुई थी। अब ये राजा बस सामंत बन के रह गए थे। अब इनकी जो स्वतंत्रता थी वो पूरी तरह दब गई थी। कोई इन पर कंट्रोल एक तरीके से पूरी तरह थोप दिया गया था। ये मन से कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो राजाओं की स्थिति दयनीय थी। सामंत, जो राजाओं के सामंत होते थे, वो अपनी बड़ी बड़ी सत्ता लेकर चलते थे। राजा के पैरेलल सत्ता जो उन्होंने बनना शुरू कर दिया था, वो भी एक तरीके से मजबूर हो गई। इनके मन में भी एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई। व्यापारी, अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां बनाई, नई नई तरह की, उनकी आर्थिक नीतियां का उद्देश्य क्या होता था? ब्रिटेन को फायदा कैसे पहुंचाना है। अंग्रेज खुद के देश को प्राथमिकता पर रखते हुए सारी आर्थिक नीतियां बनाते थे, सारी व्यापारिक नियम बनाते थे। तो व्यापारी वर्ग भी पूरी तरीके से नाराज था। मजदूर वर्ग ये भी नाराज। किसान वर्ग, उस समय जब सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो भी होता था, वो खेती पर टैक्स होता था। आज अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है लगभग लगभग, लेकिन उस समय की जब बात करें तो जो सरकार की जो इनकम का मेन स्रोत होता था, वो किसानों के थ्रू खेती के जो टैक्स लगता था, यही होता था। अब इस पर अलग अलग तरह के नियम बनाकर, अलग अलग तरह के टैक्स बढ़ाकर, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो चली थी। तो धीरे धीरे एक अपन ओवरव्यू की बात करें तो हर समाज में एक अंग्रेजों के प्रति नेगेटिविटी, उनके प्रति नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके जो नियम या कार्य थे, उनसे जनता खुश नहीं थी और कहीं कहीं मौका ये देख रही थी कि कब इनको हटाया जाए, कब भगाया जाए। वो बात अलग थी कि कोई सत्तात्मक संगठन के तौर पर कार्य उस समय तक शुरू नहीं हुए थे। एक शुरुआती जो स्थिति थी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहा, तो उनको ये आदत थोड़ी सी तो पड़ गई थी, पर अब वो ज्यादा दबके जा रहे थे। थोड़ी बहुत जो सुधारक थे वो सुधारक कार्य कर रहे थे, पर उतना ज्यादा नहीं हो पाया था। तो इन सबके मन में एक घृणा की भावना अंग्रेजों के प्रति बढ़ती जा रही थी, और वो आगे चलकर एक समूह छोटे छोटे में बढ़कर 1857 का विद्रोह के रूप में, क्रांति के रूप में जन्म होता है। अब लेकिन अपन को ये शायद
ये तत्कालिक कारण नहीं थे, ये पूरे 1757 से 1857 के जो एक पीरियड था 100 साल का, उस पूरे 100 साल के पीरियड में अंग्रेज सरकार के प्रति, ब्रिटिश कंपनी के प्रति, आम लोगों में, आम जनता में, राजाओं में, सामंतों में, व्यापारियों में, सब में उनकी जो नियम थे, उनकी कार्यशैली थी, उनसे वो खुश नहीं थे और उनसे दबे हुए महसूस कर रहे थे। तो वो महसूस दबा हुआ होना, और जैसे उनको मौका मिला तो वो उस अपने उबाल को बाहर निकालने के लिए तैयार थे। वो ही 1857 की क्रांति का एक अपन प्रारंभिक कारण के तौर पर देखते हैं, है ना। अब अपन जो मुख्य रूप से देखेंगे वो तत्कालिक कारण थे। है ना, और ये आप लिखना भी यहां से। तत्कालिक कारण, इसका मतलब है तभी ऐसी क्या घटना घटित हुई कि ये चीजें एकदम से बाहर आ गई। तो इसमें जब उस समय जो सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश के साथ काम कर रही थी, या जितनी भी सेना थी, वो एक खास तरह की राइफल का प्रयोग करती थी, जिसे अपन बंदूक कहते हैं, और उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस एक नॉर्मल तरह की बंदूक थी, जो बहुत लगातार बहुत टाइम से अंग्रेज सैनिक प्रयोग कर रहे थे। जब उन्होंने भारत में अपना सैनिकों को, अपने भारत सरकार के जो भारत के लोग उनके लिए सैनिक के रूप में काम कर रहे थे, वो भी ब्राउन बेस, उनको भी ये बंदूक प्रदान की गई। लेकिन अंग्रेजों ने एक नया नियम लेके आए थे, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, कैनिंग थे, है ना। कैनिंग ने दो सुधार किए, और उन सुधारों में बंदूक का सुधार था, और इस बंदूक में ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस की जगह कौन सी बंदूक का प्रयोग किया गया? एनफील्ड राइफल। अब ये तो हटा दी गई, और सैनिकों को क्या प्रदान की गई? फौजियों को एनफील्ड राइफल प्रदान कर दी गई। अब इस एनफील्ड राइफल में एक खास तरह के जो चीजों का प्रयोग हुआ था, वो ही तात्कालिक कारण थे। अब इसमें खास कर की क्या चीजें थी इसमें? पहले बंदूक कैसी होती थी? आज तक कल तो बंदूक जो भी ऑटोमेटिक आती है, सीधा एक राउंड आता है और सीधा डाला और चल जाता है। लेकिन पहले एक अलग तरह का चूना सा भरा जाता था, वो खोलकर जो ढक्कन से हटाकर अलग तरह के चीजें प्रयोग थी। वो ऑटोमेटिक चीजें नहीं थी जो आज उपलब्ध है। उस समय खास तरह की चीजें जो भरी जाती थी, एक तरीके से अपन कह सकते हैं बारूद। तो बारूद जैसे ढक्कन को हटाकर भरा जाते थे। जैसे अपन यूं देखी होगी बंदूक, ज्यादा नहीं तो मूवी में देखी होगी, नहीं तो गूगल पे देख लेना, नहीं देखी हो तो, है ना। तो जैसे अपन बंदूक को यूं खोलते हैं और उसमें राउंड या तो यूं डालते हैं, या और अलग कहीं नीचे जगह जगह होती है यहाँ पर राउंड लगा देते हैं। पहले क्या था, बंदूक को यूं किया और उसमें जो नली होती थी उसमें बारूद भरा जाता था, उस नली में। अब उस नली पे उस समय जो, ये तो था ब्राउन बेस में। अब ब्राउन बेस की जगह बंदूक कौन सी आ गई? एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल में क्या किया उन्होंने, जो एक थोड़ी सी ऑटोमेटिक, उस जमाने की सबसे अच्छी और बेस्ट बंदूक थी ये एनफील्ड राइफल। अब उसमें क्या किया था, उस एक अलग तरह का ढक्कन लगाया गया, और उस ढक्कन में क्या था, जो उसको खोलते थे, अब वो ढक्कन को खोलते समय उसमें खास तरह की ग्रीस टाइप में प्रयोग किया गया था। और जो ग्रीस जो लगी हुई थी, वो बनी हुई थी सुअर, गाय और सुअर के चर्बी से, गाय और सुअर की चर्बी से वो ग्रीस बनी हुई थी। तो जब वो ढक्कन खोलना पड़ता था तो मुंह से खोलना पड़ता था, और मुंह से खोलने से तब जाकर उसमें बारूद भरा जाता था। तो जितने भी हिंदू सैनिक थे, मुसलमान सैनिक थे, हिंदू तो गाय को पवित्र मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया कि उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरा, सुअर, मुसलमानों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि मुसलमान सुअर को हराम मानते हैं। तो एक तरीके से दोनों धर्म, गाय और सुअर की जो एक चर्बी की प्रयोग किया गया, तो दोनों धर्मों को इस एक तरीके विरोध लगा, और इन्होंने इस चीज का धीरे धीरे विरोध शुरू कर दिया। कहीं कहीं उनके मन में ये भावना पैदा हो गई थी, जो अपन आगे चलेंगे जब देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे क्रांति के रूप में ये जन्म ली थी। पर उसमें मुख्य कारण क्या था? उस एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। किसका?
गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। पहले कौन सी बंदूक का प्रयोग कर रहे थे? ब्राउन बेस के, और इसकी जगह किसका प्रयोग करने लग गए? एनफील्ड राइफल का। और एनफील्ड राइफल में किस चर्बी का प्रयोग किया गया? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। एक तो कारण, तत्कालिक कारण ये था। एक उस समय ये था कि जो सैनिक है, जो फौजी है, उनको समुद्र पार जाना अनिवार्य होगा। जैसे अपन जब पुराने जमाने की बात करें तो कोई भी समुद्र को पार करना एक तरीके से ये माना जाता था उनका हिंदू धर्म नष्ट हो गया। ये एक रूढ़ी बात तक थी कि कोई भी आदमी जब समुद्र को पार करके दूसरे देश में प्रवेश करेगा तो वो हिंदू नहीं रहेगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब इसके लॉजिकली, एथिकली क्या कारण हो सकते हैं, उस समय के बहुत सारे अलग अलग लॉजिक है उसके पीछे, लेकिन अपन ये मानते हैं कि ये एक रीजन था। उस समय जब ब्रिटेन को, तो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश कंपनी को सैनिक एक देश से दूसरे जगह भी सप्लाई करने पड़ते थे। जहां जरूरत होती थी वो दूसरी जगह से सैनिक बुलाते थे। तो एक कानून ये भी बनाया, जो भारत के सैनिक है उनको समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया जाए, कि वो एक बार तो कहीं न कहीं विदेश उनको जाना ही होगा। तो एक भावना ये भी कि उनको दूसरे देश में उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, और उससे एक ही चीज संकेत गया पूरी जनता के मन में, पूरे समाज के मन में, कि कहीं न कहीं ये ईसाई धर्म को तो बढ़ावा देने की कोशिश ही कर रहे हैं, और उस ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के चक्कर में पहले ही ये हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को ये नष्ट करना चाहते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म की जो नैतिकताएं, नियम है, उनको खंडित कर दिया जाए, और हिंदू धर्म से इन्हें ईसाई धर्म की तरफ कैसे परिवर्तन किया जाए, इसी तरफ ये काम कर रहे हैं। तो एक आम जनता में ये मैसेज गया कि वो हिंदुओं विरोधी हुए और एक धर्म को टारगेट कर कर उसको नष्ट करना चाहते हैं, ये पूरे देश को ईसाई बनाना चाहते हैं। एक लॉजिकली कारण ये गया है ना। अभी आप इसमें ये लिख लीजिए, तात्कालिक कारण डालिए और ये दोनों लाइन लिख लीजिए, मैं लिखाता हूँ अभी। तात्कालिक कारण, गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ने दो नए कानून बनाए, है ना। जिसमें पहला था ब्राउन वेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। ब्राउन बेस के बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग करना पड़ता था। जिससे हिंदू व मुस्लिम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची। हिंदू व मुस्लिम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची।
एक कारण क्या हो गया कि जब गवर्नर जनरल ने दो कानून बनाए थे, उनमें एक कानून ये था कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा, और उस एनफील्ड राइफल में किसका प्रयोग होता था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, है ना। और उस चर्बी के कारण क्या था कि गाय हिंदू के लिए पवित्र थी तो सुअर मुसलमानों के लिए, और इससे दोनों धर्मों की भावना को ठेस पहुंची, और उससे क्या हुआ कि उनके मन में और विद्रोह की भावना आगे की तरह और बढ़ी। पहले से वो परेशान थे अंग्रेजों के नियमों से, उनके नए नए तरीकों से, उनकी कार्यशैली से। वो जिस तरीके से पक्षपात करते थे, ब्रिटिश के नियमों को, ब्रिटिश हित के कार्य नियमों को ही बनाते थे। जो नियम ब्रिटिश हित के लिए सही थे, उन्हीं को वे और मजबूत तरीके से और आगे बढ़ाते थे। और इस तरीके से भारत की आर्थिक दुर्दशा लगातार बिगड़ बहुत बुरी होती जा रही थी। साथ में भ्रष्टाचार, कालाबाजी ये अपने चरम पर थी। और गरीब जब गरीब और होता चला जाता है, तो उसकी भावनाओं के जब खेल होता है, तो वो और विद्रोह की तेजी से तरफ बढ़ता है। जब आदमी के पास कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर क्या करेगा, है ना। तो इस तरीके से उसके मन में एक कारण ये था, है ना। दूसरा लिखो। सभी सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य है। सभी सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य है। ये भी एक धर्म के विरोधी भावना थी, क्योंकि उस समय जब कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति यदि समुद्र को पार करके दूसरे देश में जाएगा, तो उसे माना जाता था कि उसने अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। उसे एक तरीके से पाप मानते थे समुद्र को पार करके किसी दूसरे देश में जाना। लिख लिया सानिया, लिख लिया। लिख लिया सर। ओके, ना। और ये मुझे लगता है समझ नहीं आया तो पूछ लेना, ना। तो एक तरीके से ये तो तत्कालिक कारण हो गए कि क्यों एकदम अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये विद्रोह का जन्म कैसे पैदा हुआ। तब तो ये दो कारण हो गए। अब इनके मन में एक कैसे प्रोसेसिंग कैसे हुई। अब ये तो मन में तो विद्रोह की भावना पनप गई, और ज्यादा अंग्रेजों ने भारत के लोगों को एक तरीके से परेशान कर दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, उनके मन में विद्रोह की स्थिति तो पैदा हुई। लेकिन ये वास्तविक में कैसे अप्लाई, कैसे ये एकदम से तेजी से भारत में इसका प्रसार हुआ, कैसे ये आगे बढ़ी, अपन इस पर देखेंगे। जनरली ऐसी कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई थी, सब धीरे धीरे ये फैले क्या थी, अफवाह थी। जैसे लोगों जब कोई ऐसे कानून बनते हैं, तो उस जमाने में ये तो नहीं था कि आज की जगह व्हाट्सएप पे या मीडिया में या टीवी पर या अलग तरीके से एकदम आया और सबको पता चल गया। लोगों को पता ही नहीं रहता। अब ये क्या थी कि शुरुआत में जब ये नियम आया तो अफवाह के रूप में आया, है ना। ये अफवाह धीरे धीरे फैलती हुई
पूरे देश में फैली। अब एकदम से तो चीजें कैसे पता चलती, और उस जमाने में 10 दिन 15 दिन महीनों में ये धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचने लगी। और लोगों को, कुछ लोग इस बात को कहते नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कहते नहीं नहीं ऐसा ही है। जब फौजी उसको प्रयोग करने लगे तो उनको इस बारे में थोड़ा सा और डाउट होता था। फिर कुछ सैनिकों को ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंग्रेज शुरुआत में तो अंग्रेजों ने पता ही नहीं चलने दिया कि हम गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग कर रहे हैं। वो बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर कोई ऐसी चीजें कब तक छिपती, वो धीरे धीरे और लोगों के मन में घर करने लगी, अफवाहें और तेजी से फैलने लगी। और बार बार जब फौजी इस बात को सुनने लगे तो उनके मन में भी ये बातें डाउट पैने लगी। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा, एक थे मंगल पांडे। सर हाँ। सोनू को ऐड कर लो। है ना, तो तब धीरे धीरे जब ये अफवाह फैलने लगी तो पूरे देश में जब फैली, तो कुछ को डाउट था कि नहीं ये अफवाह है, कुछ को लगा था कि नहीं ये कन्फर्म है। अंग्रेजों ये तो बताएंगे नहीं नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, वो तो चुपचाप ही कर रहे थे। तो ये बात, एक थे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे का नाम लगभग लगभग आप सबने सुना होगा, है ना। मंगल पांडे मूवी भी बनी है, आमिर खान की लंबी चौड़ी 3 घंटे की मूवी है शायद। पर एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, जो मूवियों की स्टोरी रहती है, जो वास्तव की हकीकत होती है, उसमें बहुत अंतर रहता है। उन्होंने तीन लंबी चौड़ी 3 घंटे की मूवी है, पर ऐसा इतना ज्यादा कुछ था नहीं कि इनके ऊपर 3 घंटे की मूवी बनती। सर आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है अरे आपकी। अरे अब आ रही है आवाज, ये कम आ रही है? आवाज आ रही है या कम आ रही है, एक बार बताओगे? आ रही है सर, ओके, आ रही है सर। ठीक है। कम आए तो बता देना तुरंत, है ना। तो अपन अभी देख रहे हैं कि मंगल पांडे नाम के एक आदमी थे, और एक नॉर्मल सिपाही थे वो, जैसे और सिपाही फौजी होते हैं। तो मंगल पांडे फौजी थे और उनकी पोस्टिंग थी बैरकपुर छावनी, और ये बैरक छावनी कहाँ थी? बंगाल में, है ना। अभी जब वर्तमान में जो बैरकपुर जो जगह है, वो बांग्लादेश में स्थित है, भारत का पार्ट नहीं है ये। उस समय भारत का पार्ट थी, वर्तमान में किसका पार्ट है ये? बांग्लादेश का। क्या? बैरकपुर, है ना। छावनी का मतलब क्या हो गया कि आर्मी की एक यूनिट होती थी, फौज की एक बटालियन होती थी। तो ये अलग अलग जगह एक यूनिट बना दी जाती थी, जैसे राजस्थान अपन अभी पढ़ेंगे, राजस्थान में 6 बटालियन थी, 6 छावनियां थी, है ना। तो उनमें से एक छावनी कहाँ थी? बैरकपुर में छावनी थी, और उसका सिपाही कौन था? मंगल पांडे था। अब जब ये थोड़ा-सा एक सीधा टाइप का था, एक अंग्रेज़ों पे विश्वास करता था, थोड़ा ज़्यादा ही। जब मूवी को देखोगे तो उसमें भी इस तरह के सीन दिखाएँगे थोड़े से।
ये अंग्रेजों पर थोड़ा सा ज्यादा विश्वास करता था शुरुआती तौर पर। अब विश्वास करता था तो इसको जब ये अफवाहें सुनी कि यार ऐसी कुछ अफवाहें चल रही हैं कि ये इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं। और इस तरह की प्रयोग क्या करते हैं, जैसे सुअर और गाय की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग कर रहे थे। तो इस तरह की जब अफवाहें सुनी तो पहले तो इसको विश्वास नहीं हुआ कि नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, है ना? इसको लगा कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसने अचानक से एक अंग्रेज अधिकारी से पूछा, अंग्रेज अधिकारी से पूछा क्या ये बात सच है? जो मैं सुन रहा हूँ कि ये जो एनफील्ड राइफल आई है इनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। जब उसने अंग्रेज अधिकारी से पूछा तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही इन्होंने जवाब नहीं दिया तो मंगल पांडे को आया गुस्सा और इन्होंने सीधी गोली मार दी। और जैसे ही उन्होंने गोली मारी तो 2 अंग्रेज अधिकारी मारे, है ना? शुरुआती तौर पर बस इतनी सी घटना घटित हो रही थी। ऐसा अभी इसका और ज़्यादा कुछ जो अफ़वाहें थी बस वो चल रही थी, वो एक साथ बाद में जन्म लेती हैं। बस इतनी सी घटना घटित हुई और इसने गोली मार दी और ये घटना थी 29 मार्च। 29 मार्च 1857 को इसने 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। बस इतना सा पूछा, उसने जवाब नहीं दिया तो गोली मार दी और जैसे ही इसने गोली मार दी इसको तुरंत सा जेल में बंद किया और 8-9 दिन बाद ही लगभग 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दी, है ना? 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई मंगल पांडे। बस शुरुआती तौर पे जब अपन देखते हैं तो बस इतनी सी घटना घटित हुई थी और मंगल पांडे का एक जब बाद में ये धीरे-धीरे पूरे देश में खबरें फैली और वो बातें अलग थी, अफ़वाहों के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्टली फैलती हैं। तो शुरुआती तौर पर बस इतनी सी घटना घटित हुई थी। मंगल पांडे को ये प्रारंभ में अंग्रेज़ों पर विश्वास था। जैसे इसको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसने अंग्रेज अधिकारी से पूछा और अंग्रेज अधिकारी से पूछा तो इसको जवाब संतुष्ट पूर्वक नहीं मिला या जवाब नहीं मिला। तुरंत इसने गोली चलाई और 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से मार दिया। जैसे ही इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा, तुरंत इनको जेल में डाल दिया और 9 दिन में ही 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी। बस शुरुआती तौर पर जो अपन मानते हैं कि 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो वो बेरमपुर छावनी से हुआ था। किसने किया था? मंगल पांडे से। उसके बाद पूरी जब ये 1857 क्रांति में जितनी भी घटनाएँ घटित हुई, पांडे का इतना रोल था, जिस भी विद्रोहियों को या जो उस समय भाग ले रहे थे, उनको पकड़ते थे, उसमें एक ही बात बोलते थे कि 4 पांडे पकड़ लिए, 5 पांडे पकड़ लिए, 1000 पांडे पकड़ लिए, 4 को फांसी दे दी। है ना? तो इनका पांडे के नाम से ही फिर बाद में पूरा बहुत चला था। खैर, मंगल पांडे की बस इतनी सी घटना है। अभी अपन इसको लिख लेते हैं। हाँ, किसी को पूछना है तो अभी पूछ सकता है कोई? सोनू, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। ये तो समझ ही नहीं आया होगा क्योंकि इतना लेट ज्वाइन करने के बाद है ना। हाँ सर। हाँ, हाँ, है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक दो लाइन लिखा समझ से आ जाएगा वो। उनतीस मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी वर्तमान में बैरकपुर है जो बांग्लादेश का पार्ट है, बात करेंगे बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया तथा ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिखा सके कैसे क्या हुआ था। इतना ही लिख लो बस। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया तथा
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। है ना? इनको 8-9 दिन में ही फांसी दे दी गई। उससे पूरी पीछे जो घटना थी उसमें मेन उद्देश्य क्या था कि ये शुरुआत में इसने विरोध किया तो ये विद्रोह और आगे बढ़ेगा। ऐसी भावनाएं फौजियों के मन में बहुत ज्यादा पड़ गई थी, तो जल्दी से 8-9 दिन में इसको सजा सुनाई, जेल में डाला और फांसी दे दी गई। लिख लो तो बता देना, और दोबारा इसको समझाना हो तो दोबारा बता दूंगा मेरे से। मैंने लिख लिया। Yes, sir. तो ये तो शुरुआती घटना थी जहां से क्रांति की शुरुआत मानी गई। मंगल पांडे की बैरकपुर छावनी से इस क्रांति की शुरुआत मानी गई। कब? 29 मार्च को। तो अब ये धीरे धीरे ये अफवाह और धीरे धीरे फौजियों में या आर्मी में जो आम जनता थी उसमें ये धीरे धीरे और बढ़ने लगी, और ये विद्रोह की भावना इसी यहीं से अपन कह सकते हैं कि उपजी। तो धीरे धीरे मेरठ तक पहुंची, है ना? 9 मई 9 मई को मेरठ के लगभग 90 फौजियों ने इस बात का फिर से विद्रोह कर दिया, है ना? कि जो 90 फौजी थे उन्होंने कहा कि ये जो कारतूसों का प्रयोग किया गया है, मंगल पांडे की बात मेरठ तक पहुंच चुकी थी कि ऐसा ऐसा बैरकपुर में हुआ है। फौजियों की बात धीरे धीरे जब से उसमें होता है तो थोड़ी जल्दी ध्यान जाता है, और जल्दी जो कारण था वो भी उनको वैलिड लगा। जब वो उसका प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने 90 फौजियों ने उन बंदूकों को प्रयोग करने से मना, है ना? 90 फौजियों ने भी कहाँ पर? मेरठ में। इन्होंने भी मना कर दिया कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ पे किया? मेरठ में कर दिया। शुरुआत में 90 फौजियों ने किया, और उनको तुरंत क्या किया? जैसे उन्होंने मना किया तुरंत क्या किया? उनको जेल में डाल दिया 90 फौजियों को। यहाँ तक तो स्थिति अंग्रेजों के पूरी तरह से कंट्रोल में थी। जैसे ही अगला दिन हुआ तो अगले दिन मेरठ के 4 से फौजियों ने
मना कर दिया। अगले दिन कब? 10 मई को। 4 से फौजियों ने इस बात को फिर से मानने से मना कर दिया। 90 फौजियों को तो उन्होंने एक दिन पहले जेल में डाला था, दूसरे दिन 4 से कर दिया। तो अब अंग्रेजों को इस बात से थोड़ा-सा भयभीत और हुए और भयभीत होते हुए उन्होंने उन 4 से ऊपर जब एक्शन लेने की सोचा, 4 से फौजियों पर, तो थोड़े से ज़्यादा थे, तो 4 से फौजियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इन 4 से फौजियों ने आगे जाकर इन 90 को भी जेल से छुड़ा लिया। 4 से इकट्ठा हुए और इन 90 फौजियों को भी जेल से बाहर छुड़ा लाए और जैसे ही अंग्रेजों ने ये चीज़ें इनको रोकने की कोशिश की, तो उसी झड़प में बंदूकों का प्रयोग हुआ और वो बंदूकों से बहुत सारे अंग्रेज एक साथ मारे। यहाँ पर मेरठ में। तो ये 10 मई को शुरुआत में ये स्थिति कहाँ पे पैदा हो गई? मेरठ में ये स्थिति पैदा हो गई। पहले तो वहाँ थी बैरकपुर छाप में और बैरकपुर छापने के बाद अब ये स्थिति कहाँ हो गई? मेरठ में। मेरठ में जब पहले अपन देखें तो कितने फौजियों ने विरोध किया? 90 ने। 90 ने मानने से मना कर दिया कि हम इन बंदूकों को प्रयोग नहीं करेंगे। 90 को जेल में डाल दिया। अगले दिन किन्होंने कितने ने विरोध किया? 4 से ने। अब 4 से को जब जेल में डालने की कोशिश की तो 4 से ने मिलकर पहले तो 90 को छुड़ाया और सबने इनका विरोध करना चालू कर दिया। और ये जितने भी थे अभी यहाँ से बैरक से निकल कर इधर की तरफ प्रस्थान कर दिए दिल्ली। किधर प्रस्थान कर दिए? दिल्ली की तरफ कर दिया। फिर उन्होंने जैसे अब सोचा होगा कि अब ये अंग्रेज तो मार दिए, चाहे वो गुस्से में या लापरवाही से कुछ अलग-अलग तरह जब इतना ग्रुप होता है, तो अलग-अलग घटनाएँ घटित होती हैं। उन घटनाओं में एक घटना ये घटित हुई कि कुछ लोगों को उन्होंने जोर-जोर से मार तो दिया। अब उसमें अंग्रेज मारे गए तो उनको पता था कि अब क्या किया जाए, है ना? अब 4 से की फौज एक जो बटालियन होती है 10 लोगों की बहुत होते हैं जिसमें 4 से 90 थे। उनके साथ कुछ और जो इधर-उधर के बच के दोनों तरफ थे या चुपचाप पीछे से खड़े थे, वो भी इनके साथ होंगे। तो उनकी अच्छी खासी एक तरह से बटालियन की स्थिति आ गई। अब उस बटालियन ने मिलकर धीरे-धीरे दिल्ली की तरफ कूच किया, है ना? अब उनसे गलती हुई या उन्होंने जानबूझकर किया, जोश में किया, कैसे भी किया, वो चीज़ें तो कर दी। और वो करने के बाद अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि चलो अब दिल्ली। अब दिल्ली क्या सोच के गए थे? मैंने सोचा था कि अब अंग्रेज़ों का अधिकार है पूरे देश में, अब कैसे बचा जाए उनसे? तो उनको एक ही रास्ता लगा कि दिल्ली में जिसका पहले जो शासन था, वही बचा सकता है। और दिल्ली में कौन था उस समय? बहादुर शाह। दिल्ली में नाम के लिए बादशाह जो मुगल बादशाह बचे रखे थे वो थे उस समय बहादुर शाह। बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने एक तरीके से नाम के लिए भारत के मुगल बादशाह बस एक तरीके से सम्मान के रूप में रख रखा था। बाकी उनको पेंशन दे रखी थी, उनके सारे अधिकार छीन लिए थे, उनको कोई सुख-सुविधाएँ इसमें सब जितने जो एक राजा को मिलती सारी छीन ली थी। बस उन्हें पेंशन के बेस पर रख दिया गया और उनके उनके महल में छोड़ दिया गया। तुम यहाँ रहो आराम से मज़े करो। है ना? किसको? बहादुर शाह को। तो अब इन्होंने सोचा कि हम सब लोग 4 से लोग कहाँ पहुँच गए ये? बहादुर शाह के पास। कहाँ पहुँच गए? अब दिल्ली तो पहुँच जाते हैं। अब बहादुर शाह तो बेचारा खुद ही किस पे था? पेंशन पे था। किसमें था? टेंशन पे था। तो इसके पास तो खास संसाधन थे। अब चार से पौधे पहुँचने से कौन-सा अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ सकते हैं, है ना? तो अब जैसे ही बहादुर शाह के पास पहुँचे, बहादुर शाह से इन्होंने बात की भाई ऐसे-ऐसे हमसे हो गया और अब हम चाहते हैं कि हम आपको फिर से भारत का मुगल बादशाह बना दें। फिर से भारत की जो गद्दी है वो आप स्वीकार करो। अब बहादुर शाह ने सोचा कि 400 लोग मुझे कहाँ से भारत का बादशाह बना देंगे, भारत का मुगल बादशाह बना देंगे। तो उसने इनकी एक बेगम थी जीनत महल। इनकी बेगम का नाम क्या था? जीनत महल। अब बहादुर शाह तो वैसे ही टेंशन में थे, अब ये थोड़े से दिमाग के ही इतने ज़्यादा ना तो इन्होंने कोई युद्ध में भाग लिया था, ना इतने कुशल थे, ना रणनीतिक रूप से कुशल थे, ना ये और तरीके से कुशल थे, तो ये सीधे अपनी बेगम के पास गए, जीनत महल के पास, है ना? और इनसे कहा कि भाई 4 से फौजी मेरठ से आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमको ब्रिटेन का विरोध करके, ब्रिटिश सरकार का विरोध करके भारत का मुगल बादशाह जीनत महल ने सोचा कि वाह! इससे अच्छा मौका कब आएगा? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये मौका नहीं जाने दिया जाए। क्या पता ये विद्रोह और बढ़ जाए और मैं हिंदुस्तान की मलिका बन जाऊँ। वही बेगम थी, अब उसको तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत जो पुराने ज़माने में जब जो उनकी शान और शौकत थी मुगल बादशाह की, उसकी तरफ ध्यान गया कि क्या पता मैं भारत की मलिका बन जाऊँ।
किसने? जीनत महल ने। और जीनत महल ने कहा बहादुर शाह से, नहीं, तुम तो प्रयास तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। ये 400 फौजी इतनी दूर से तुम्हारे पास कुछ आस लेके आए हैं, तो तुम्हें इनका दिल नहीं तोड़ना है, तुम्हें थोड़ा बहुत इनका साथ देना चाहिए। क्या पता हम ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर पाए और हम युद्ध में जीत जाएं, जनता का से विद्रोह हो जाए। क्योंकि जब किसी भी शासक को सत्ता हाथ में नहीं मिलती है, तो उसके पास अंतिम एक ही मौका रहता है कि उसके पास शक्ति है नहीं युद्ध में जीत सके, दूसरे से मिल नहीं सकती, तो वो एक ही सोचता है कि अपना जनता विद्रोह कर दे राजा का। क्या पता जनता विद्रोह कर दे। तो उसने, जीनत महल ने यही सोचा कि क्या पता जनता विद्रोह इसमें और आगे बढ़ चढ़ के भाग ले ले। पहली जनता के मन में इतना तो अनुमान था ही कि जो जनता के मन में कैसी भावनाएं प्रकट हो रही हैं, तो क्या पता ये भावनाएं और तेजी से बढ़ जाए और मुगल बादशाह को कहीं गलती से भी गद्दी नसीब हो गई, तो बात की क्या बन जाएगी? मलिक होती। जीनत महल ने बहादुर शाह को समझाया और बहादुर शाह से अधूरे मन से उसने सोचा देखा जाएगा, ये तो मरवा के ही रहेंगे। उसको तो पता था कि अब ऐसा कहाँ फँसा रही है। बेगम की बात उसको माननी पड़ी और उसने 4 से फौजियों का साथ देने के लिए मन बना लिया। वो ख़ैर घटना हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में चली जाती है, अपन वापस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। ये पूरी कहाँ की घटना हो रही है? मेरठ के सिपाहियों की। शुरुआत में कहाँ से हुई थी? बैरकपुर छावनी, है ना? किसने की थी? मंगल पांडे को। कब की थी? 29 मार्च 1857 को। और कब उन्हें फांसी दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी, है ना? तो वो बातें धीरे-धीरे पूरे देश में अफ़वाह के तौर पर, अब वास्तविक स्थिति पर पता चल गई थी। आर्मियों की आर्मी थी जो भारत की, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रही थी, उनके मन में भी ये वास्तविक स्थिति क्लियर हो गई थी। नहीं, ये तो कुछ तो झोल है, जो ये पूरा नाटक चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा-पूरा कुछ तो झोल है। मंगल पांडे को फांसी देना और ये घटनाएँ घटित होना, तो उनके मन में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें और तेज़ी से प्रसान होने लगी और जनता के मन में या फौजियों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति की भावना धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे बताओ यहाँ तक तुम्हें क्या लग रहा है कि उल-जलूल बातें लग रही हैं, कुछ समझ भी आ रहा है? नहीं समझ आया सर। अरे बाप रे! कब तब से खाते? सानिया कुछ समझ आया? ये मेरठ वाला दोबारा बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं 1857 क्रांति। शुरुआत के तौर पर देखें तो बहुत सारे कारण थे जब 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, कैसे उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन अपन जब देखेंगे कि शुरुआत में तो बहुत सारे कारण थे, राजा भी परेशान थे, सामंत भी परेशान थे, व्यापारी भी परेशान थे, आम जनता भी परेशान थी। कोई धर्म के कारण, कोई आर्थिक स्थिति के कारण, कोई दबाव के कारण, कोई हार के कारण, हर कोई परेशान था। तो वो धीरे-धीरे पूरे देश में बढ़ने लगा। शुरुआत में देखें तो 1757 में प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश सरकार की स्थापना भारत में मानी जाती है कि प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश कंपनी ने जीता और तब से ब्रिटिश सरकार का भारत में आधिपत्य स्थापित हो चुका था। तब से वो अपनी नीतियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगातार थोप रहे थे और 1757 से और 1857 तक लगभग 100 वर्ष का पीरियड था और 100 वर्ष में बहुत सारी बातें थी जो अंग्रेजों के प्रति विरोध का कारण बनती जा रही थी। जनता के मन में इनके प्रति नेगेटिविटी कूट-कूट कर भर रही थी, उनके प्रति विद्रोह भर रहा था। जो उस समय राजा अपने भोग विलास में लिप्त हो चुके थे, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी, है ना? सामंतों की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। सामंत बेचारे जो इतने अच्छे राजकाज का सपोर्ट करते थे और इतने बड़े पद पर खुद को मानते थे, अब वो सामंत एक नॉर्मल चपरासी की तरह बन गए थे। उनको राजा की कोई वैल्यू नहीं थी, सामंतों की तो बात ही क्या थी। तो पूरी स्थिति इस कदर थी कि लोग, आम जनता परेशान थी। लेकिन तुरंत के क्या कारण थे कि जब ये 1857 की क्रांति एकदम से बाहर आई, उसमें मैंने बताया पहला कारण था ब्राउन बेस बंदूक पहले प्रयोग करते थे, है ना? ब्राउन बेस। उस ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर कौन सी बंदूक का प्रयोग करने लगे? एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर कौन सी बंदूक का प्रयोग करने लगे? एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगे। अब इस एनफील्ड राइफल में क्या था, इतना ही ध्यान रखो कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सुअर एंड गाय की चर्बी का प्रयोग था। अब सुअर को तो मुसलमान खराब मानते हैं, हराम मानते हैं,
है ना। इससे तो मुस्लिम धर्म नष्ट हो रहा था और गाय को हिंदू धर्म पवित्र मानता है, तो इससे हिंदू धर्म नष्ट हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि जब बंदूक चलाने के लिए उस जब कारतूस को खोलना पड़ता है तो सुअर और गाय की चर्बी उनके मुंह में लग जाती है। और सुअर और गाय की चर्बी उनके मुंह में लगेगी तो उनका क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब ये बातें लोगों को कुछ शुरुआत में अफवाह के तौर पर मिली, धीरे धीरे और चीजें वो तेजी से बढ़ने लगी। अब तेजी से बढ़ने लगी तो ये अफवाह, आपको पता है उस जमाने में कोई ऐसा माध्यम तो नहीं था कम्युनिकेशन का जो एक साथ पता चल जाए। महीनों में धीरे धीरे अफवाहें आम जनता में, आर्मी में और सब जगह ये चीजें पहुंची अफवाहों के तौर पर। कुछ लोगों ने इस बात को सही माना कि हाँ, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, कुछ लोगों ने इस बात को सही नहीं माना। तो इसी संदर्भ में थे मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में पोस्टेड थे। बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। छावनी का मैंने बता दिया, आर्मी की एक यूनिट है ना। बैरकपुर छावनी में ये पोस्टेड थे। तो मंगल पांडे थोड़े से अंग्रेजों पर विश्वास करते थे, तो इनको इस बात पर भरोसा नहीं किया। मंगल पांडे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अफवाह है ये, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पर औरों ने कहा नहीं नहीं, ये बात सच है। तो इसने क्या किया, किसी अपने विश्वास पात्र अंग्रेज से पूछा कि ये क्या बात सच है, इसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। किसने पूछा, मंगल पांडे ने। किससे, अंग्रेज से। अब अंग्रेज को तो पता था कि हाँ, इसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। अंग्रेज ने बेचारे ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। मंगल पांडे को अपना आंसर मिल गया। कई बार कहते हैं ना, जब दूसरे से पूछते हैं जो चुप रहे, अच्छा तो इसका मतलब ये सच है। मंगल पांडे को अपना जवाब मिल गया कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। अंग्रेज से फिर पूछा कि भाई बता, जो हम यू बंदूक प्रयोग कर रहे हैं इसमें चर्बी का प्रयोग किया गया है, सुअर गाय की। इसने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे कंफर्म हो गया और इसने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, है ना। अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी जैसे, और दो मारे गए। अब भाई अंग्रेज तो एक सिपाही भी नहीं मारने थे, वो दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। किसने, मंगल पांडे। जैसे ही उन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी तो वो बातें सबको पता चल गई और तुरंत मंगल पांडे को जेल में डाला, है ना। और उसके 9 दिन बाद ही 8 अप्रैल को क्या दे दी, इनको फांसी दे दी। किसको, मंगल पांडे को, है ना। ये घटना कब की है, 29 मार्च की। कहां पे, बैरकपुर छावनी में। और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है तौर पर। ये धीरे धीरे कैसे बढ़ी, अपन उसका संदर्भ भी अपन आगे देखेंगे। पर यहां तक बताओ सोनू, यहां तक क्लियर है, यस सर। है ना। यहां तक क्लियर है ना। तो यहां तक तो ये मंगल पांडे की बस इतनी सी कहानी थी और ये पूरी कहानी यहां तक खत्म, है ना। अब जैसा भाई किसी फौज में, या आप सोच के देखो कॉलेज के किसी विद्यार्थी के साथ कोई घटना अजीब घटित हो गए तो क्या आपका ध्यान पहले नहीं जाएगा। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से किसी विद्यार्थी के साथ कुछ ऐसी अलग घटना घटित हो गए, या कोई टॉप करे या कोई अच्छे काम करे तब भी जाएगा, और बुरा काम करे तब भी जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई तो वो तेजी से पूरे देश में हवा की तरह फैल गई। और हवा की तरह फैली तो कुछ लोगों ने उस समय एक साथ, हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं लोगों के मन में विद्रोह की भावना और मजबूत तरीके से पनप चुकी थी। अब वो मजबूत तरीके से पनपी मेरठ पे, है ना। मेरठ में, मेरठ से थे 90 फौजी। 90 फौजियों की एक यूनिट थी और इन 90 फौजियों से इन बंदूकों का प्रयोग करने के लिए कहा गया। तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो वही वहां तो पूछा था, गोली मार दी तो उन्हें फांसी दे दी, तो अब इन्हें डायरेक्ट मार तो नहीं सकते। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। इसमें डाल दिया, जेल में। दूसरी एक और यूनिट थी 4 से फौजियों की। ये घटना घटी थी 9 मई को, और 10 मई के दिन जब ये बात इनको पता चली कि 90 फौजियों को इस कारण से जेल में डाला गया है,
तो पहले ही सबके मन में तो थी, तो इनके मन में भी ये बात और आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन 4 से फौजियों में कुछ तो जयकारा लगाने वाले होते ही हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ सबको साथ लेने कर चलने वाले होते हैं, कुछ ने सोचा कि नहीं, हमें भी उन 90 का साथ देना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए। तो इन 4 सैन्य इन 90 की साथ देने की सोची, है ना, और इन 4 सैन्य भी मना कर दिया कि हम भी इन बंदूकों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने जैसे ही 90 को कैद किया, ऐसे ही इनको भी जेल में डालने की कोशिश की। अब 4 से थोड़ी बड़ी संख्या हो गई थी, 90 पहले से बनते, लेकिन 4 से लोगों ने क्या किया, यहाँ आए और इन 90 को जेल से बाहर छुड़ा दिया, है ना। एक तरीके से मोटा मोटा समझे कि 90 को उन्होंने जेल में डाला, तो अगले दिन 4 से और उनके विरोध में खड़े हो गए और इनको 90 को भी बाहर विरोध करते हुए इनको जेल से छुड़ा लिया। और जो ये पूरी यूनिट बन गई और ये यहां से मेरठ से किधर चले गए, दिल्ली। भाई मांगे अधिकारियों को मार दिया, छुड़ा लिया, क्योंकि 90 को छुड़ाया तो तोपे बंदूकों का प्रयोग तो हुआ ही था। पूरा घटना घटित हुई, उसमें बहुत सारे अधिकारियों अंग्रेज सिपाही मारे गए। तो अब इनके पास क्या था, मेरठ में रहकर क्या करते, क्योंकि दूसरी यूनिट आती और फिर हमला करती, तो उन्हें मार देते। अब इन 400 को ये तो लग गया कि जोश में कैसे भी होश में जो काम तो हो गया, लेकिन हम क्या करें। तो ये मेरठ से कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। दिल्ली किसके पास पहुंचे, बहादुर शाह के पास। क्योंकि उस समय भी भारत का जो मुगल बादशाह था वो कौन था, बहादुर शाह। चाहे नाम के थे, और इन्हें ब्रिटिश सरकार क्या दे रही थी, पेंशन दे रही थी। सारे इनके अधिकार छीन लिए गए थे, इनके पास कुछ नहीं था, बस ये इनको किले में रख दिया गया, आराम से रहो, मौज करो ही पेंशन के लिए। तो पूरे सिपाही कहां पहुंचे, बहादुर शाह के पास पहुंचे और कहा, हुजूर अब संभालो, हम चाहते हैं कि आपको फिर से भारत का मुगल बादशाह बनाएंगे। बहादुर साहब बेचारा बड़ा सीधा था। बहादुर साहब को जैसे ये बोला कि मुगल बादशाह बनाएंगे, उन्होंने सोचा क्या पागलों की जैसी बात कर रही, 4 से 5 से फौजी आ गए और मुझे मुगल बादशाह बना देंगे। फिर इनकी आर्थिक स्थिति भी उस समय थोड़ी दयनीय थी, तो उन्होंने बोला मुगल बादशाह बन भी जाऊंगा तो मेरी पेंशन कौन देगा। तो इस तरीके से इनमें बहुत सारी संवाद की बातें जो मजाकिया लहजे से हुई। बहादुर शाह को ये बात थोड़ी जमी, थोड़ी नहीं जमी, लेकिन इनकी एक बेगम थी, हजरत महल। सॉरी, हजरत महल नहीं, जीनत महल। जीनत महल, ये इसके पास गए कि ऐसे ऐसे 4 से फौजी आए और मेरा सपोर्ट चाहते हैं और मुझे वो हिंदुस्तान का बादशाह बना देंगे। बेगम को तो इस बात का कब से इंतजार था, उसने सोचा कि कहीं न कहीं ये विद्रोह और बढ़ जाए, या क्या पता एक बार कोशिश करने से हमें कुछ सफलता मिल जाए। इसको थोड़ी सी दिलचस्पी ज्यादा लगी, क्योंकि इसको तो मलिका बनना था। तो बेचारे जीनत महल की बातों में आ गए और बादशाह ने किनका साथ देने के लिए सोचा, इनका, मेरठ के फौजियों का, है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा विद्रोह दिल्ली की तरफ एक संगठन तौर पर, जब अपन पूरे हिंदुस्तान की जब 1857 क्रांति पढ़ते हैं, तो इस लिंक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। पर अभी अपन शुरुआत में ये कर रहे हैं कि शुरुआत कहां से हुई, बैरकपुर छावनी से। किसने की, मंगल पांडे से। उसके बाद किसमें हुई, मेरठ छावनी में हुई, है ना। तो अभी अपन को 2 ही बात याद रखनी है बस, या काम के लिए, तो इसमें कुछ नहीं लिखना अपन को। वैसे एक बात और बता दूं मैं आपको ध्यान से, खाली समझाने की, इसको मैं राजस्थान से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हाँ सोनू, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। हाँ सर। सानिया, यस सर। अन्नू, अन्नू, यस सर। है ना। तो ये थोड़ी सी एक घटना घटित हुई, पहले बैरकपुर छावनी में, उसके बाद मेरठ।
अब राजस्थान की इसकी शुरुआत कैसे होती है, उस पर अपन छावनियां कितनी थी, इस बात पे जाने से पहले इसी बात को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। राजस्थान में वैसे तो 6 छावनियां थी, उनमें से अपन पहली छावनी की बात कर रहे हैं नसीराबाद की। अब इस राजस्थान के टॉपिक को बाद में आएंगे, अभी इसी बात को पूरा करने की कोशिश करेंगे, है ना? नसीराबाद अजमेर के पास स्थित है, वैसे सर वर्तमान में एमपी के। सर सर हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही। वो 6 छावनी वही बता रहे हो ना, नसीराबाद, नीमच, राइट राइट। ब्यावर, हाँ देवली, हाँ हाँ, उस पे खेरवा। आएंगे। अभी उस पे अपन उस बात पे नहीं आ रहे, अभी खाली यही आ रहे हैं कि ऐसी कुछ तो मैं चीज। पूछ रही हूँ सर, मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, यही है क्या वो? नहीं, अभी उस बात पर बाद में आएंगे अपन, जो राजस्थान की 6 छावनियां थी उस पे बाद में आएंगे। अभी अभी अपन ये सोच रहे हैं कि एक नसीराबाद जो अजमेर के पास हाँ है ना। अब ये जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत में कैसे कि राजस्थान में कैसे अचानक से विद्रोह हुआ। वास्तविक तो स्थिति है, राजस्थान में शुरुआत तौर पर इसमें ज्यादा दिलचस्पी किसी की थी नहीं, पर ये तो गलती से या कैसे भी करके राजस्थान में जो फौजी थे उनका इसमें विद्रोह में भाग लेना बन गया। और भारत, हर कोई जब ऐसी चीजें होती है तो राजस्थान ने भी वो ढूंढ ढूंढ के निकाले कि राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं कहाँ कहाँ घटित हुई, है ना। तो ये एक तरीके से उनका संकलन है जो अपन वास्तविक स्थिति में, खैर अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीजें देखनी है और एक कहानी के तौर पर अलग तरीके से देखनी है। अब नसीराबाद जो अजमेर, यहाँ पे भी एक मेरठ की टुकड़ी थी। किसकी? मेरठ की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी कहां पे थी? यहाँ पे थी। कहाँ की? मेरठ की, मेरठ छावनी की, है ना। अब इतनी बड़ी घटना कहाँ घटित हुई? मेरठ में घटित हुई। तो इनको भी पता होगा इस बात का, इनको भी पता हुआ होगा। तो इस बात का जो अजमेर के अंग्रेज अधिकारी थे उनके मन में भी ये चीज चल रही थी, यार इनको इस बात सारी बात का पता होगा, क्या पता इनके मन में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हो, कल ये भी विद्रोह कर दे तो क्या करेंगे, ये भी विद्रोह कर दे तो हम क्या करेंगे। ये तो शुरुआती तौर पर अंग्रेजों ने इनका परीक्षण टेस्ट लेने की सोची कि पता इनसे कोई शपथ वपथ ले ले या कुछ ऐसा चीज ले ले, पर अंग्रेजों को डर था। वो इतने डर गए थे कि जो कांड मेरठ में किया, दबा दिया, लूट, जितने भी अंग्रेज सिपाही अंग अधिकारी थे सबको मार डाल कूट कर भगा दिया। तो इधर भी डरे हुए थे, तो क्यों ना क्या किया जाए इनका, ये खास सोच रहे हैं अजमेर में। मैं थोड़ा सा ये और क्लियर कर देता हूँ आपको, डाउट कंफ्यूजन होगा। ये कहां पे थी? अजमेर में, है ना। अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको क्या किया जाए। तो अजमेर जो मुख्य थोड़ा सा ज्यादा केंद्र था, वहां पे एजीजी भी बैठते थे, प्रशासन का भी केंद्र था। तो 15वीं जो नेटिव बैठे थे इन्होंने सोचा इनको अजमेर से नशीराबाद भेज दिया जाए, पास में ही जब कहा भेज दिया जाए, नसीराबाद भेज दिया जाए। कहा के? अजमेर से। मेरठ के लोगों ने सोचा यार हमें ही क्यों नसीराबाद भेज रहे हैं। इन्होंने पूछा भाई हम अभी तो मेरठ से यहाँ आए यहाँ की सुरक्षा के लिए और आप हमें अभी बोल भेज रहे हो। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, हम ऐसे ही भेज रहे हैं, हम आपको भेजने तो नसीराबाद ही भेजने वाले थे, पर गलती से आप कहाँ गए? अजमेर आ गए। आपको जाना तो नसीराबाद ही था पहले ही भी, पर वो गलती से आपको यहाँ रोक लिया गया था, आपकी ड्यूटी वहीं लगेगी। कहाँ लगेगी? नसीराबाद में। किन से बोला? मेरठ के फौजियों से। मेरठ को ठीक है, फिर अजमेर की सुरक्षा कौन करेगा? तो इन्होंने अधिकारियों ने कहा कि हम कहां से बुला लेंगे? ब्यावर से टुकड़ी बुला लेंगे जो अजमेर की सुरक्षा कर। कहां से? ब्यावर में भी एक छावनी थी, तो वहां से हम एक टुकड़ी बुला लेंगे जो अजमेर की सुरक्षा कर लेगी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन एक और टुकड़ी थी वहीं पे, वो थी बॉम्बे। बॉम्बे लेसन्स, ये एक बटालियन का नाम था, बॉम्बे लेसन्स। ये भी वहां पे थी। कहां पे? अजमेर में। कहां पे थी? अजमेर में। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये इनको यहां से दूर करना चाह रहे थे। अब ये टुकड़ी थी कि ये इनसे भी नहीं खेरे और हमसे ही क्यों खेरे,
एक पहली बात तो ये है, चलो ठीक है। फिर अधिकारियों ने इनसे कहा कि तुम अपने हथियार जमा करा दो। भाई सबसे पहले डर तो क्या था कि भाई मेरठ के लोगों ने किया, मेरठ के फौजियों ने किया, तो पहले इनके हथियार तो अपने पास किए जाए। अंग्रेजों ने सोचा हथियार जमा करा दो। किनसे बोला? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। क्या मतलब होता है इन्फेंट्री का? पैदल सेना। तो मेरठ की फौजियों से बोला कि भाई तुम अपने हथियार जमा करा दो। अब हथियार जमा कराने की पहले ही इनको डाउट था कि हमें नसीराबाद क्यों भेज रहे हैं। दूसरा डाउट कि ये सबको बाहर से बुला रहे हैं, पर हमें यहाँ से क्यों भेज रहे हैं, हमें अजमेर ही बुलाया गया था। फिर जब इनसे बोला कि तुम अपने हथियार जमा करो, तब इनको लगा डाउट, यार कुछ तो दाल में काला है ना, कुछ तो दाल में काला है। थोड़ी चौकन्ने और हो गई। और ये जो यूनिट थी बॉम्बे लेसर्स, इसको ऑर्डर दिए तुम अपनी तोपे तैयार करो। क्या करो? तोपे तैयार करो। और जैसे ही बॉम्बे लेसर्स के ऑर्डर दिया, तो इनको समझ आ गया कि टारगेट हम ही होने वाले। ये तोपे किसके लिए तैयार हो रही है ना, किसके लिए ये तोपे तैयार हो रही हैं। अब ये तो इनके पास फंस गए। तो इन्होंने सोचा ये तोपे तैयार करें, उनसे पहले हम ही क्यों ना इन पर हमला कर दें। तो ये घटना ऐसी घटित हुई कि वो एक दूसरे की बातों में, ये गलती हो गई अंग्रेजों से कि यदि ये हथियार नहीं मांगते, यदि इन्हें इधर शिफ्ट नहीं करने की कोशिश करते, तो क्या पता है इनके मन में विद्रोह की भावना। खबर तो सब जगह थी, खबरें तो पूरी फौज की आर्मी में सब जगह फैल चुकी थी, पर क्या पता है जब ये विरोध नहीं करते। पर जब इनको लगा कि अब मरते क्या नहीं करता, अब किसी को लग रहा है कि भाई तुम्हें टारगेट कर रहा जा रहा है, तुम्हें मार सकते हैं या कुछ तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है, तो ऑब्वियसली विरोध तो करेगा, है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरठ छावनी के सैनिक खाए हुए थे, अजमेर आए हुए थे। मेरठ से फौजी खाए हुए थे, अजमेर आए हुए थे। कौन सी बटालियन थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री खाई थी अजमेर। पहले मैंने अपनी घटना बताई कि बंगाल के बाद कहाँ घटना घटित हुई, मेरठ में, और मेरठ के फौजी ये थे। तो अजमेर अधिकारियों को इन पर डाउट हुआ कि क्या पता ये भी कुछ ऐसा करते। तो पहले तो इनको विश्वास में लेने की कोशिश की, इनका टेस्ट लेने की कोशिश की कि करेंगे नहीं करेंगे, पर उसमें कोई ऐसी सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने अगला दिमाग लगाया कि इन जो ये फौजी हैं इनको कहाँ भेज दिया जाए, नसीराबाद भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? नसीराबाद भेज दिया जाए। अब नसीराबाद भेजा गया तो इनके दिमाग में थोड़ा सा आया है कि हमें तो अजमेर के लिए बुलाया गया और आप हमें नसीराबाद भेज रहे हो। तो ये बातें थोड़ी सी और उनके मन में सवाल छोड़ गई। पहले वो तो पूरी पुरानी घटना से लिंक थे, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर से कहा गए तुम अपने हथियार जमा करा दो। क्या करा दो? हथियार जमा करा दो। तब थोड़ा सा और डाउट हो रहा कि हमारे हथियार भी ले रहे हैं, क्यों लेने हैं, इन्होंने पूछा। भाई तुम्हें दूसरे और अच्छे हथियार देंगे, ठीक है। फिर उन जो एक और यूनिट थी बॉम्बे लेसर, उससे कहा कि तुम अपनी तोपे तैयार करो, तुम अपनी तोपे तैयार करो। तो इनको और डर हो गया, और इसी जोश में इन्होंने अंग्रेजों को जो तोपे वो तैयार करते, ठीक है, तुम तो तोपे तैयार करोगे नहीं करोगे, उससे पहले इन्होंने तोपे किस पर तान की? अंग्रेज अधिकारियों पर तान दी और अंग्रेज अधिकारियों को लपेट में ले लिया। तो यहाँ से विद्रोही इकट्ठे हुए, और जब अपन आगे बढ़ेंगे कैसे नसीराबाद की जो विद्रोही है कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे कहाँ का क्या करते हैं। अभी अपन को इतना ही समझ रहा है कि राजस्थान में कहाँ से 1870 क्रांति की शुरुआत हुई? नसीराबाद से। कब हुई? 28 मई। मेरठ में कब की बात हो रही थी? 10 मई की, है ना। 10 मई से आते आते 28 मई को वो चीजें राजस्थान में भी स्टार्ट होने लग गई थी, है ना। अभी जब अपन नसीबात पढ़ेंगे तब इसमें और क्लियर करेंगे, पर ये बात वैसे ही समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, और उसमें एक तीसरा आदमी भी खड़ा है। मान जैसे एग्जांपल देख रहे हो, सोनू और मैं वास्तव में लड़ाई मत समझना, सोनू और सानिया में लड़ाई हो गई, है ना। अब ये आमने सामने खड़े हैं, और तीसरी वहां पर अन्नू खड़ी हुई है ना। सोनू सानिया से कहे कि तुम अपनी हथियार रख दो, है, और दूसरी तरफ अन्नू की तरफ देखते हुए कहे कि तुम अपने हथियार उठा लो। सानिया क्या सोचेगी, क्या पता है हथियार किसके लिए उठाए जा रहे हैं, है ना। तो सेम मेरठ के लोगों के जो बटालियन थी उसके साथ यही घटना घटित हुई। उन्होंने सोचा अच्छा ये हथियार उठाया, उससे पहले हम ही क्यों ना इनका काम कर दें। मुझे लगता है सोनू को कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, है ना। नहीं सर, आ गया। आ गया क्या?
हाँ। हाँ, बस तो बस इतनी, इसमें कोई वो ही नहीं है। अब इसमें भी अपन को कुछ नहीं लिखना, बस खाली ये थोड़ी सी स्टोरी ऐसी कनेक्ट करें कि हाँ ऐसी कुछ घटना है, कैसे ये 1857 क्रांति आगे बढ़ रही थी, कैसे चीजें एकदम से तेजी से ये उभर कर आ रही थी, है ना। अब लिखिए, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, है ना। इन दो के आगे लिख लीजिए, इन दोनों छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। कहाँ कहाँ विद्रोह नहीं हुआ था? ब्यावर और खैरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस जगह किस डेट को विद्रोह हुआ था, है ना। तो इनकी डेटें थोड़ी सी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, है ना। तो नसीराबाद 28 मई, है ना। 1857 लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है 1857 में हुई थी। नीमच 3 जून, है ना। देवली 5 जून, 21 अगस्त और 8 सितंबर, सॉरी, है ना। राजस्थान में इन 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था। 28 मई को नसीराबाद, नीमच को 3 जून, देवली 5 जून, एरनपुरा 21 अगस्त, है ना। और ब्यावर और खैरवाड़ा में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। अब आप इधर स्टार लेके इधर दो जगह और हुए थे कि ये डेट थोड़ी सी आपसे साथ कनेक्ट रहे, क्योंकि एक साथ ये 6 डेट तो आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। बिठौड़ा और कोटा, ये 8 सितंबर और ये 15 अक्टूबर। कोटा में कब हुआ? 15 अक्टूबर को, और बिठौड़ा में 8 सितंबर को।
ब्यावर और खैरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ। नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा, है ना, ये 4 जगह ये थी। और उसके अलावा कोटा और पिथौरा। नसीराबाद में 28 मई, नीमच में 3 जून, देवली 5 जून, एरनपुरा 21 अगस्त, पिथौरा 8 सितंबर और कोटा 15 अक्टूबर। इनके आगे डिटेल पढ़ेंगे, पर एक जगह थोड़ी सी शुरुआत की पेज पर ये डेट लिखी हो तो थोड़ा सा याद होने में आप जान जाएगा अच्छे से। वैसे अपन को 6 छावनियां तो लिखनी थी, कौन कौन सी छावनियां, तो उनके आगे मैंने डेट भी लिख दी कि इन डेट को यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी। 28, 3, 5, 21 और 8। 28 मई, 3 जून, 5 जून, 21 अगस्त, 8 सितंबर और 15 अक्टूबर। 28 मई को नसीराबाद, 3 जून नीमच, 5 जून देवली, 21 अगस्त एरनपुरा, 8 सितंबर पिथौरा और 15 अक्टूबर को कोटा में। इन 6 जगह राजस्थान में मुख्य रूप से क्रांति के केंद्र माने जाते हैं। और राजस्थान में 6 छावनियां थी, जिनमें ब्यावर और खैरवाड़ा, इन दोनों छावनियों में क्रांति या विद्रोह नहीं हुआ था, ब्यावर और खैरवाड़ा में। सोनू लिख लिया तो बता देना। लिख लिया सर। सानिया लिख लिया? यस सर। अब तो क्लियर हो गया है ना, ये 6 जगह है ना, यस सर। है ना, कि ये 6 तो छावनियां थी, वो 2 जगह थी वहां पर भी, और एक साथ जो विद्रोह हुआ था वो भी अपने एक जगह 6 जगह को डेट लिखने के लिए जगह लिखनी है। छावनियां थी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। राजस्थान में उस समय ब्रिटिश का सबसे बड़ा केंद्र कौन था और सबसे बड़ा पद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली केंद्र? हाँ, तो मारवाड़ जोधपुर था। अरे बेटा, वो शक्तिशाली केंद्र की बात नहीं कर रहे, जो ब्रिटिश सरकार ने अपना केंद्र स्थान बना रखा था, केंद्र शासित प्रदेश बना रखा था, वो कौन सा बना रखा था? अजमेर। राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर। और वहीं उसी को उन्होंने अपनी एक तरीके से राजधानी बना रखा था। वहीं पर एजीजी अपने ऑफिस वहीं पे थी, एजीजी की, है ना। और गर्मी, वो बात अलग है, गर्मियों में वो सिरोही माउंट आबू चला जाता था। खैर, अभी अपन जो संदर्भ देखना वो ये देखो कि सबसे जो बड़ा था हिंदुस्तान में, वो कौन था? गवर्नर जनरल, है ना। उससे नीचे राज्यों में कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसके लिए, और इससे नीचे और एक था, पीए, पॉलिटिकल एजेंट, है ना। ये उस समय पॉलिटिकल एजेंट होते थे, वो रियासतों में होते थे, है ना। तो अलग जगह रियासती 1832 में तो लेके ही आए थे, और वो अलग अलग जगह रियासतों में, जो बड़ी रियासतें थी उनके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या नियुक्त कर रखी थी? पॉलिटिकल एजेंट। क्या नियुक्त कर रखी थी? पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखी थी, है ना। पॉलिटिकल एजेंट, है ना। समझ आ गया? पॉलिटिकल Yes, एजेंट sir. का मतलब समझ आया? सोनू, हाँ सर। देखो सबसे बड़ा पद कौन सा था? गवर्नर जनरल का, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद था। राज्यों में फिर किसको बैठा रखा था? एजीजी को, एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर रियासतों में किसको बैठा रखा था?
पॉलिटिकल एजेंट को बना बैठा रखा था। किसको? पॉलिटिकल एजेंट को बना रखा था। तो उस समय कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका अपन नाम है जो डायरेक्टली पूछा जाता है, उनके नाम भी अपन को याद होने नहीं चाहिए। और जब अपन इन क्रांतियों को जब पढ़ेंगे तो उनके जगह जगह नाम आएगा, है ना। तो अभी अपन उनके नाम लिख लेते हैं, है ना। तो देखो, जयपुर के थे कर्नल ईडन। ईडन गार्डन का नाम सुना है? सानिया, सुना है ईडन गार्डन का नाम? सोनू? नो सर। है ना। ईडन गार्डन जैसे एक स्पोर्ट्स बहुत बड़ा क्रिकेट का मैदान है। और जैसे ही ईडन गार्डन क्रिकेट का मैदान है, तो राजस्थान में क्रिकेट का मैदान कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे क्रिकेट का मैदान राजस्थान में? कहाँ पे सोनू? जयपुर में। जयपुर में, है ना। तो जयपुर के थे कर्नल ईडन। हमें समझ आया क्यों बता रहा हूँ, है ना। ईडन गार्डन मैदान कहाँ क्या है? क्रिकेट का एक मैदान है ना। और राजस्थान में ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? जयपुर में ही एसएमएस, है ना। तो एक कर्नल ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जयपुर के एजेंट थे। कहाँ के थे? जयपुर के थे। जोधपुर के मैकमोहसेन। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोहसेन। उदयपुर के मेजर सॉवर्स। जयपुर के कौन थे? मेजर सॉवर्स। कोमल बेटा समझ आ रहा है ना? मैं भूल ही गया, आज तो आपका नाम ही याद नहीं था मुझे कि आप भी हो यहाँ पे। कोमल, यस सर। समझ आ रहा है ना? जी सर। टोक दिया करो, नहीं आया तो फिर से पूछ लिया करो, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ तो अब ऐसे कोई शर्माने वाले भी नहीं है, सब आपके ही दोस्त है। और उनके सामने कैसे सर मुझे शर्माना? नहीं आएगा तो मैं पूछ हाँ लूंगी सर, मुझे नहीं आएगा। हाँ। जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन, है ना। जोधपुर के मै कर्नल जोधपुर के मैकमोहसेन। उदयपुर के मेजर सोवर्स। कोटा के थे मेजर बर्टन। कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन। और भरतपुर के थे मैक मॉरिसन। मॉरिसन भरतपुर के, बर्टन कोटा के, सॉवर्स उदयपुर के, और मोहसेन जोधपुर के, और ईडन जयपुर के। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग, है ना। पॉलिटिकल एजेंट एजीजी कौन था राजस्थान में? अरे सेंट पैट्रिक लॉरेंस, सेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, है ना। और पॉलिटिकल एजेंट, है ना। इस तरह पूरा जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश कैसे ढांचा था उस समय का 1857 क्रांति के समय, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जयपुर का 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जोधपुर का कौन था? उदयपुर का कौन था? या उससे इस दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं, मारवाड़ का कौन था? मेवाड़ का कौन था? भरतपुर का कौन था?
जयपुर का कर्नल ईडन, जोधपुर का मैक मौसेन, उदयपुर का सॉबर्स, कोटा का वर्टन और भरतपुर का मैक मॉरिसन। देखो एक बार पढ़ो इनको, देखो याद हो गए हो तो सभी, गवर्नर जनरल से और पॉलिटिकल एजेंट तक। कोमल याद हो गए सारे? सर मैं लिख रही हूँ। अच्छा लिख रहे हो क्या आप? जयपुर के कर्नल ईडन, जोधपुर के मैक मौसेन, उदयपुर के मेजर सॉबर्स, कोटा के वर्टन और भरतपुर के मॉरिसन। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और एजीजी कौन थे राजस्थान के? सेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जयपुर के कर्नल ईडन, जोधपुर के मैक मौसेन, उदयपुर के सॉवर्स और कोटा के बल्टन, भरतपुर के मॉरिसन। मौसेन जोधपुर में थे, सॉवर्स उदयपुर में और मॉरिसन भरतपुर में। सोनू लिख लो तब बता देना। लिख लिया सर। कोमल? यस सर लिख लिया। ओके, एक बार फिर से इनको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बिल्कुल ही ये मान के चलना कि ये पूरा जो ये जो नाम है ना जो लिख रहे हैं, वो सब चीज हर क्वेश्चन लाइन में से क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और खूब क्वेश्चन आते हैं ना। जयपुर के कौन हो गए? कर्नल ईडन। जोधपुर के मैक मौसेन, उदयपुर के मेजर सॉवर्स और कोटा के मेजर बर्टन और भरतपुर के मॉरिसन, है ना, भरतपुर के मॉरिसन। लास्ट के नाम याद रख लो, शुरू के नाम याद नहीं हो रहे तो पर कम से कम याद तो। जयपुर के ईडन, कर्नल ईडन, जोधपुर के मैक मौसेन, उदयपुर के सॉवर्स और भरतपुर के मॉरिसन, कोटा के मेजर बर्टन। कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन। जोधपुर के कौन थे? जोर से बोल, सही बोल। मैक मैक मौसेन। उदयपुर के सॉवर्स, भरतपुर के मॉरिसन और कोटा के कर्नल मेजर बर्टन। कौन थे? देखो जयपुर का तो याद ही रहेगा, ईडन गार्डन कहाँ है ना, जयपुर में ही राजस्थान के ईडन गार्डन। तो कर्नल ईडन कहाँ थे? जयपुर में थे, है ना। मैक मौसेन अपन जब पढ़ेंगे, काले गोरे का युद्ध हुआ था, मोहसेन गोला माना गया, गोरे थे, और एरनपुरा का कुशाल सिंह चंपावत काले थे, तो काले गोरे के युद्ध कहा जाता है मैक मौसेन को, तो इसलिए ये भी याद हो जाएगा, है ना। अब उदयपुर का याद रखना है, एक तो मेजर सोवर्स। कौन सा? मेजर सोवर्स। भरतपुर का मॉरिसन। भरतपुर का कौन सा? मॉरिसन। कोटा का भी मेजर बटन की हत्या होती है, तो वो भी याद हो जाएगा, है ना।
सोनू, भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? सोनू, यस सर। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैं यही देख रहा था, क्या पता सोनू आज सो रही थी, क्योंकि चुप है ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि सोनू को आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, बिल्कुल भी मन नहीं है। लिखा या नहीं लिखा आपने, पहले ये बताओ, सच सच। नहीं सर। क्यों नहीं लिखा? अच्छा, राजस्थान का कौन था? जी जी। सेंट पैट्रिक लॉरेंस। सेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, चलो ये तो लिख लिया। अम, कोमल, कौन था भारत का गवर्नर जनरल उस समय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो कृपा करके सोनू जी, और जिस किसी और ने नहीं लिखा हो, तो साइड में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। सर लिख लिया था मैंने, पर ये राजस्थान का लिखा था। हाँ, वो ही तो बात है ना, राजस्थान के लिख लिया था, मुझे पता था। तभी तो देखो मैंने तुमसे क्यों पूछा ये बात। कई बार जब ऐसे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, और वो जो समझदार बनते हैं तभी क्यों पकड़े जाते हैं। मैं तो नहीं सोचती तो सर। मैं तुम्हारी नहीं कह रहा, मैं मेरी ही कह रहा हूँ, मुझे ही मान लो आप। तो मैं खुद भी ऐसे ही करता था कई बार। तो जब भी गलती करता हूँ ना, कि हाँ क्या है, छोड़ो ये तो, तभी पकड़े जाते हैं बस, है ना। ये नॉट ओनली यो, मैं आपकी कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहा, कोई भी हो, जब ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं ये कोई फालतू की चीज है, और वो तभी कहीं न कहीं जाके किस्मत ऐसी रहती है कि वो पकड़ा जाता है बेचारा, है ना। तो अभी लिखिए नसीराबाद की, अब छावनी डालिए, इसमें लिखते हैं अपन। जैसा मैं अभी बताया कि पूरा जो घटनाक्रम अंग्रेज और नसीर अजमेर और नसीराबाद के पीछे चल रहा था, मेरठ की सैनिक थे, और उनके बीच जो ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, उसी तरह यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई। और विद्रोह की शुरुआत हुई 28 मई को। 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये नाम है बटालियन का, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तथा 3 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। जैसे ही वो तोपे चलाने वाले थे ना, तो तोपे लोग, तुम चलाओगे उससे पहले हम ही चला दे, तो इनकी तरफ तोपे चलाने के बजाय वो उनकी तरफ 3 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। ये वेनी न्यूब्रो और तीसरा थे स्पॉटिस, स्पॉटिस बुक, है ना। पूरा घटनाक्रम यही घटित हुआ कि जैसी वो तोपें इनके लिए सजवाने के लिए बोला गया, तो वो तोपों का मुंह अंग्रेजों की तरफ कर दिया गया,
36वीं, ये तो 15वीं ने शुरुआत की है ना, उसके बाद 36वीं नेटिव इन्फेंट्री जो 36वीं बटालियन थी वो भी इनके साथ मिल गई और दोनों मिलकर कहां चले गए, दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, है ना। 36वीं नेटिव, क्योंकि जहां भी विद्रोह हो रहा था सैनिक जब वहां से लूट मार करके वहां से जो अपना अगला टारगेट बनते थे कि चलो अब तो बहादुर शाह के पास चलो और बहादुर शाह को मुगल बादशाह बनाना है ना, तो 36वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ आ मिली। 36वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ आ मिली तथा सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। सारे विद्रोही कहां चले गए, दिल्ली चले गए। एक लाइन और लिख लेना इसमें, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से ही मानी जाती है। केवेनी, न्यूब्रो और स्पोटिसबुक, कल तो चालू हो गया था यार। तेरे से पूछा जाएगा, ध्यान रखना, पूरा याद है ना। सोनू लिख लिया। 3 अंग्रेज अधिकारियों की इनकी हत्या कर दी गई, केवेनी, न्यूमरो और स्पोटिसबुक। केवेनी, न्यूब्रो और स्पोटिसबुक, कहां पर, नसीराबाद में। कब हुई ये क्रांति, 28 मई 1857 को, नसीराबाद से। किस कौन सी बटालियन, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में विरोध की शुरुआत की थी, है ना। बाद में 36वीं बटालियन आकर मिल गई और सारे कहां चले गए, दिल्ली की तरफ चले गए, है ना। सब देखते रह गए, एजीजी लॉरेंस वगैरह सब ने पीछा किया पर इतने तो पहुंच गए। कॉमन लिख लिया। यस सर।
सानिया, यस सर, लिख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको कल सब याद करके लाओगे, और इस बात से किसी को बोरिंग लगे कि सर रोज रोज मत पूछा करो, तो देखो शुरुआत में कई बार अपन जब क्लास लेना शुरू करते हैं 2-5 दिन, तब तो बड़ा शौक लगता है कि यार क्लास लेंगे, क्लास होगी, कुछ पढ़ेंगे। जैसे जब 4-5 दिन अपन क्लास लेते हैं, 5 दिन 10 दिन, फिर ऐसी बोरिंग लग जाती है, यार ये इसी टाइम क्यों होता है, क्यों ले हम क्लास, है ना। तो प्रेशर वाली चीज तो महसूस करना मत। ये चीजें, ये तुम यही सोचो कि तुम साथ साथ में कुछ कर लोगे ये खुद के लिए, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। आप एग्जाम देने लायक 5-6 महीने में हो जाओ, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कम से कम इतना भी ना करो तो इतना तो समझो कि एक एक दो दो सब्जेक्ट भी तुमने साथ में कर ली, तो आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए कंपटीशन में कितना बेनिफिट। अब ये सोच के देखो, जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो 3 साल तक यदि नहीं पढ़ते हैं, 2 साल तक, फिर बाद में राजस्थान जीके उठाते हैं, तो उन्हें कैसा बोरिंग लगेगा कि इधर तो जो किसी एग्जाम की तैयारी का प्रेशर, इधर ये सब्जेक्ट भी तैयार नहीं। और तब तक यदि आपकी राजस्थान जीके भी तैयार हो जाए ढंग से, इसमें तुम मास्टरी कर लो, तो ये कितना कॉन्फिडेंस खुद से आ जाएगा, 4 सब्जेक्ट और सीख जाओगे साथ में। तो कम से कम जो पढ़ रहे हैं, जितने कर रहे हैं, उनमें तो कोई इंतु किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मैं आपसे तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही। किसी को शिकायत हो तो वो बता सकता है, कुछ पूछना हो तो वो भी बता सकता है।